नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे पाइप्स और तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल के बारे में। कंपनी ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, तो इसी पर चर्चा होगी कंपनी के CFO हीरानंद सावलानी से। आगे क्या संकेत होंगे इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हफ्ते के पहले कंसोलिडेशन के मूड में बाजार। निफ्टी 18,350 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी पर हल्का दबाव। मिड कैप में भी कमजोर कारोबार। मेटल शेयर्स की चमक बढ़ी। 1.5% तेजी के साथ 6 महीने के शिखर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को 2 से 4% तक चढ़े। IT शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी। अच्छे नतीजों से LIC में जोरदार खरीदारी। शेयर करीब 6% से ज्यादा उछला। दूसरी तिमाही में नेट प्रीमियम में 27% की ग्रोथ। अन्य आय के दम पर मुनाफे में 10 गुना बढ़ोतरी। अच्छे नतीजों के दम पर ही इन्फो एज में भी अच्छी तेजी। शेयर 6-7% ऊपर। वायदा का टॉप गेनर बना, लेकिन कमजोर नतीजों से सन टीवी, BHEL, एस्ट्रल पर दबाव। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 19 महीने के निचले स्तर पर पहुंची होलसेल महंगाई दर। अक्टूबर में 0.11% से घटकर 8.39% पर आई। खाद्य, फ्यूल और पावर महंगाई में गिरावट से मिला सहारा। अब रिटेल महंगाई दर का बाजार को इंतजार। बाजार की तस्वीर सुबह से जो बनी हुई है, ऊपरी स्तर पर लगातार प्रेशर है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सस्टेन करने की, अपने को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर ऊपरी स्तर पे प्रेशर है। और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट ज़रूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि गिरने वाले शेयर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजों पे खास तौर पे रिएक्शंस देखने को मिले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली देखने को मिला। जैसे सन टीवी के नतीजे कमज़ोर थे, 9% गिरावट है स्टॉक में। BHEL के नतीजे कमज़ोर थे, 6.5-7% की कमज़ोरी है। भारत फोर्ज के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए, स्टॉक करीब 4% नीचे आ गया है। ABB, एस्ट्रल, ये सारे स्टॉक्स नतीजों के कारण नीचे ट्रेड कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट इनमें देखने को मिल रही है। इन्फोएज के नतीजे इन लाइन थे, तो 6.5% की मजबूती है। ऐसे ही मन्नापुरम, हिंडाल्को, एक्साइड, GSPL में भी है। तो जैसा नतीजे उस तरह से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या बाजार थक गया है? क्या बाजार 18,300-600 की तरफ बढ़ने की तरफ रुख जो कर रहा है उसमें हेडविंड्स आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है? और कैसे अप्रोच करें आप इस वक्त बाजार में, ये सब जानकारी लेते हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा से। गाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो स्थिति इस समय दिख रही है अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कि एक लंबी दौड़ लगाई, उसके बाद अब रुक गए हैं और हर राइज पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक थकावट कह सकते हैं आप, ब्रीदर है, या यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है? मैं कहूंगा ब्रीदर है। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, आज भी ट्रेंड ऊपर है। इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो मुझे लगता है अपमूव स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, इतना दौड़ने का आदमी थकता है, पॉज लेता है, सांस लेता है। मुझे लगता है सांस ले रहा है। जो नियर टर्म टारगेट है 18,500 के, अब भी वैलिड है। ठीक है, जो डिप मिले, डिप नहीं मिले, साइडवेज जोन है। जो कंसोलिडेशन है, टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल। तो ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। देखा सर, आपने बोला और निफ्टी ग्रीन में आ गया, भले ही 2 पॉइंट आए लेकिन ग्रीन में है। और बैंक निफ्टी बिल्कुल ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक नतीजा दिख रहा होगा हुतामा की, इंडिया की जो एक पैकेजिंग कंपनी है, और कंपनी घाटे से मुनाफे में ज़रूर आई है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स कमज़ोर हैं, मार्जिन कमज़ोर है, इसलिए स्टॉक 6% नीचे है। तो ये इस वक्त एक बहुत रिजल्ट सीजन का पूरा सिलसिला अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंपनियों के मार्जिन हिट हुए हैं। किसी को इन्वेंट्री लॉस की वजह से हुआ या हाई प्राइसेस की वजह से हुआ, और रेवेन्यूज़ बढ़े लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नीचे आया। जैसे कंपनी घाटे से मुनाफे में, तो घाटा बहुत बड़ा था, मुनाफा करीब 40 लाख के आसपास ही आया होगा, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर कमज़ोर हैं, मार्जिन कमज़ोर है, इसलिए स्टॉक पे वैसा रिएक्शन देखने को मिला है। गाबा सर, डॉक्टर लाल पैथलैब अपने चार्ट पे खोलिए। ये स्टॉक जो है ना, भारी उतार चढ़ाव देख चुका है। नतीजे के बाद तेज़ गिरावट आई, 2-3 दिन तक गिरावट रही, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आज फिर से 7.5% ऊपर है।
क्या राय बनती है आपकी डॉक्टर लाल में? एक बजे के शो पे मैंने ये बाय सिग्नल जनरेट किया है यहाँ पर लाल पैथलेस पर, ट्रेड कर रहा है 2499 पर। अब मूव मिलना चाहिए। कहां तक जाएगा? 2600 पॉसिबल है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए, एक सिंपल बात है। और स्टे लॉन्ग 2450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डॉक्टर लाल पैथलेस का। गाबा सर, लाखों दर्शकों के मन में है और बहुत सारे ट्रेडर्स लोग इस पे अपने इंटरेस्ट भी रखते हैं। BHEL नतीजों के बाद स्टॉक 0.7% कमजोर है, 69.75 रुपये पे चल रहा है। कोई मौका है किसी साइड का? गुजरात पेट्रोनेट का मैं चार्ट निकाल लेता हूं। नहीं, BHEL सर, हमने BHEL बोला है। ओ BHEL, सॉरी। हाँ, BHEL, हाँ, इनफे फटीक था, स्ट्रेच हो चुका था, अनस्ट्रेचिंग हो रही है, वीक नहीं। अनस्ट्रेचिंग हो सकता है, लो लेवल देखने को मिले, 65 पॉसिबल है, वहां पर स्ट्रेंथ दिखेगी अब। तो यहां से एक बाउंस मिलना चाहिए BHEL में, अराउंड 65 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 69 BHEL। गावा सर, आज मेटल सेक्टर पूरा बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। फंडामेंटल खबरें भी हैं उसमें कि चीन ने रिलैक्सेशन दिया है कोविड के क्वारंटीन में, साथ ही एक रियल एस्टेट को पुश करने के लिए एक पैकेज भी है। बहुत सारी अपनी इकॉनमी सुधारने के लिए कामकाज हो रहा है। इसका फ़ायदा पूरी दुनिया के रियल एस्टेट कंपनीज में दिख रहा है। हिंडाल्को के रिजल्ट्स भी थे, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, स्टॉक 5.5% ऊपर है। क्या 456 रुपये 65-45 पैसे पे हिंडाल्को पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल लेना चाहिए कि जब मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूं हिंडाल्को का, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट मिला है 440, अपडेट कर रहा है 450। क्या यहां पर लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। सिर्फ टाइम फ्रेम बढ़ा देना चाहिए हिंडाल्को पे। स्टॉप लगाइए 430 का। कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है 480 पॉसिबल है, अपडेट कर रहा है 455। तो यहां से अब भी 25 रुपए पॉसिबिलिटी एक अपमूव है। तो यस, हिंडाल्को ले सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए। स्ट्रक्चरली बहुत बड़ा मोमेंटम बाय मिला। टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए इसमें? टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से 1-2-3 हफ्ते लगने चाहिए कम से कम। यस, अपमूव मिलना है, ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, सेटअप भी बढ़िया है। 2-3 हफ्ते अगर आपका टाइम फ्रेम है तो हिंडाल्को आपके लिए एक अच्छा बेहतर ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। गावा सर, बहुत सारे रिजल्ट वाले हैं, लेकिन कुछ एक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले भारत फोर्ज का रिजल्ट आया है, 843-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4% नीचे है। क्या ये चार्ट पे कोई संकेत दे रहा है? वेल, काफी दौड़ा है भारत फोर्स 680 जोन से 900 जोन, नियरली 50% तो बढ़ गया है प्राइस 680 से। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अगर साइडवेज आता है तो नथिंग टू वरी। 820, 800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर गिरावट आती है तो जगह बन जाती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस बन सकती है भारत फोर्स में, लेकिन कंपनी बढ़िया है, लेने की जगह होनी चाहिए सही। वो है अराउंड 800 बेस्ट प्राइस। मैं नहीं कहता कि 800 आएगा, अगर वहां आता है तो जगह अच्छी बन जाती। ओके, भारत फोर्ज में गाबा जी कह रहा है जगह अच्छी बनती है, यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं आज की कंपनी के बारे में। दूसरी तिमाही में एस्ट्रल के नतीजे काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं आप, कई वजहों से। अभी उन वजहों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुनाफा इनका काफ़ी गिरा है, 48% डाउन है मुनाफा, 75 करोड़ आया है। अगर मार्जिन आप देखेंगे तो वो भी 18.3 से घट के 13.4% पे है। और कामकाजी मुनाफा है, जिसको एबिटा कहते हैं, उसमें 28% की कमज़ोरी देखने को मिली। तो नतीजे थोड़ा सा वीक रहे हैं। क्यों नंबर ऐसे आए हैं? अलग अलग जो सेगमेंट में कंपनी काम करी, प्लम्बिंग में कंपनी का काम है, वाटर टैंक बनाते हैं बड़े वाले, अब तो वो फॉसेट में भी आ गए हैं। तो इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO हेर अनंत सावलानी जी हैं। सावलानी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो यही बताइए कि ये नंबर इतने कमज़ोर क्यों हैं, क्या रीजंस हैं इसके? नीरज जी, कमजोर नतीजे का मेन जो रीजन है वो है PVC के प्राइस ड्रॉप। पॉलीमर के जो प्राइस पिक पे 162 रुपीज तक गए थे, वो अभी गिर के ऑलमोस्ट 75 रुपीज तक आ गए। तो काफी शार्प फॉल था। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया की सब पॉलीमर कंपनियों ने ये Q2 के अंदर लॉस डिक्लेयर किया। काफी सारे हद तक सब कंपनियों ने, एक आध दो कंपनियों ने नेग्लिजिबल EBITDA पॉजिटिव दिया हुआ है, बाकी सबने तो लॉस में कन्वर्ट हो गए। उसके बावजूद भी एस्ट्रल ने 13% का EBITDA मार्जिन दिया है। तो हमारे हिसाब से अगर आप इन्वेंट्री का लॉस निकाल दीजिए, जो हमने डिस्क्लोज भी किया हुआ है कि ये क्वार्टर में खाली 45 करोड़ का तो इन्वेंट्री लॉस ही है, तो वो अगर हटा देते हैं तो मेरे ख्याल से नंबर इन लाइन ही जा रहे हैं। नंबर में हमको कोई भी इतनी बड़ी चैलेंज नहीं लग रही है।
45 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस है, रेजिन प्राइसेस गिरे, चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है। तो ये सावलानी जी थोड़ा समझाइए मुझे कि ये जो प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए जिसकी वजह से आपको इतना लॉस हुआ है, क्या ये एज्यूम करें इन्वेस्टर्स कि ये इसी क्वार्टर तक सीमित था या अभी ये कंटिन्यू करेगा? नीरज जी, अक्टूबर और नवंबर में भी थोड़ा और गिरा हुआ है पीवीसी का प्राइस, तो उसकी वजह से थोड़ा लॉस आपको Q3 में भी आएगा, बट वो इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि जो शार्प फॉल हुआ था वो पिछले 2 क्वार्टर में हुआ था। तो ये क्वार्टर में इतना शार्प फॉल नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से इतना हेवी इफेक्ट नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा इफेक्ट तो Q3 में भी लेना पड़ेगा क्योंकि पॉलीमर के प्राइस अक्टूबर नवंबर में भी गिरे हुए। मतलब 20-25 करोड़ का और इन्वेंट्री लॉस? डिपेंड करता है कि क्या, कई बार क्या होता है कि अभी गिरा है फिर वापस बढ़ना भी चालू हो सकता है, तो जब क्वार्टर खत्म होगा तभी ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना आएगा, बट छोटा मोटा तो लॉस आने वाला ही है Q3 के अंदर सबके लिए। तो सावलानी सर, चूंकि ये बात ठीक है कि इन्वेंट्री लॉस हुआ, लेकिन क्या डिमांड साइड में भी उतना पुश नहीं है? क्योंकि रेवेन्यू भी आपका जो है म्यूटेड है या 2-3% कमज़ोर हुआ है, तो हम लोग इसको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिमांड साइड में भी उतना ज़्यादा जोर नहीं है क्या? नहीं, पॉलीमर के जो प्राइस गिरेंगे तो टॉप लाइन तो उड़ना ही है सबका। अगर बाकी सब कंपनियों के भी नंबर, जब लिस्टेड प्लेयर है आप उनके भी नंबर देखोगे तो सबके काफी हद तक गिरे हुए हैं टॉप लाइन। उसकी कंपैरिजन में एस्ट्रल ने तो फिर भी काफी अच्छा नंबर दिया, क्योंकि हमारी अभी भी बाकी की जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है सीपीवीसी, उसके अंदर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं आया है, उसकी वजह से हमारा तो टॉप लाइन अभी भी काफी अच्छा है। बट यहाँ से हमको कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी चैलेंज आने वाली है, क्योंकि यहाँ से डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से आगे के 2 क्वार्टर बेटर ही रहे। क्या ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि 15% के आसपास आप मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे? मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं, 18 से घट के 13, तो बीच में कहीं ये सेकंड हाफ सस्टेन होंगे? आराम से हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ नीरज जी हमारा है ना, देखो तो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोबस्ट रहता है। सेकेंड हाफ ऑलवेज हमको 55 से 60% रेवेन्यू डिलीवर करता है, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी बेनिफिट सेकेंड हाफ में मिलता है, तो आराम से आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि 15% मार्जिन आ जाए। 15% एज्यूम कर सकते हैं सिफ्ट हाफ में, कंसिडरिंग कि आपका थर्ड क्वार्टर में भी आप एक बार और नुकसान करें, लेकिन थर्ड क्वार्टर से आगे नहीं जाएगा फिर वो इन्वेंट्री लॉस? नहीं, थर्ड क्वार्टर से आगे तो नहीं लगा, अनलेस के ग्लोबली कुछ और चीजें हो जाए तो डिफिकल्ट है कहना। हाँ। बट अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डॉलर टर्म्स में देखें तो प्री कोविड से भी नीचे प्राइस उतर गया है, तो ओके, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाना चाहिए। इक्वलाइज हो जाएगा। 2 बिजनेसेस आपके और बड़े सिग्निफिकेंट है, एक तो ये एडहेसिव वाला इसमें भी है, और जो पानी की टंकी वाला वो थोड़ा सा नया बिजनेस है। मुझे ये बताइए कि इन दोनों बिजनेसेस की क्या सिचुएशन है? आई थिंक एडेसिव में हम लोग काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल के नंबर देखोगे तो आप 25% के घर पे ग्रो कर रहे हैं, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। उसके अंदर भी सेम सिचुएशन थी कि पॉलीमर उसमें केमिकल के भाव बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से बिकॉज रिटेल प्रोडक्ट है तो उसको पास थ्रू करने में चैलेंज आती है। बड़ी कंपनियों की भी सबकी यही सिचुएशन है, हम तो फिर भी रिलेटिवली न्यू प्लेयर है उस सेगमेंट के अंदर, बट अभी वहां पे भी काफी शार्प रॉ मटेरियल के प्राइस गिरना शुरू हो गए। तो रिटेल प्रोडक्ट के अंदर जल्दी पास थ्रू नहीं होता है प्राइस ड्रॉप भी, जैसे प्राइस राइज जल्दी पास नहीं होता है ऐसे ही प्राइस ड्रॉप भी नहीं होता है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाई देना शुरू कर देगा। तो Q3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होगा, Q4 में तो सबसे बेटर मार्जिन आएंगे, क्योंकि पूरा बेनिफिट हमको Q4 में मिलने वाला है। वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक में आपकी बात सही है, हम कंप्लीटली न्यू प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वेरी फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर हमने 45 करोड़ का बिजनेस किया था, ये साल हम लोग 100 करोड़ क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट हाफ में करीबन हमने 44-45 करोड़ तो कर दिया है। तो ये लग रहा है कि 100 करोड़ तो हम ये साल में आराम से कर देंगे, और आगे भी यहाँ से रन रेट बेटर ही रहेगी, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो हमारी बेस अभी भी लो है। अगर ये साल के बाद भी देखेंगे तो 100 करोड़ ही है, जबकि इंडस्ट्री की साइज करीबन 5,000 करोड़ की है। तो अगले 3-4 साल तक हमको लग रहा है कि हम उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे। लेकिन सावधानी सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये नंबर छोड़िए थोड़ी देर के लिए, नंबर पे हमें ये समझाइए कि जो वाटर टैंक वाला है या एडेसिव वाला, इसमें बहुत कंपटीशन है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी बहुत है, ऑर्गेनाइज भी बहुत है। एडेसिव में कई सारे छोटे छोटे लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये डिमांड साइड का समझाइए किस तरह से चल रही है? ठीक, नीरज जी अगर आप देखिए ना तो कंट्री में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, फॉरगेट अबाउट टैंक और एडेसिव
के बारे में बात करें, हर इंडस्ट्रीज के अंदर धीरे धीरे इंडिया की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे ब्रांड की तरफ लोगों का फोकस बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी हर जगह पे देखिए तो स्टैंडर्ड बनाती जा रही है, तो उसकी वजह से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसकी वजह से शिफ्ट काफी हो रहा है। अभी आप एडेसिव की बात करें तो जब हम 2014-15 में एडेसिव बिजनेस में हमने फर्स्ट टाइम जब एंट्री ली थी, तब हमने एक्विजिशन रूट के थ्रू ली थी, तब हमारा टॉप लाइन था करीबन 200 सवा 200 करोड़। लास्ट ईयर हमने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया। जब हमने शुरुआत की थी 2014-15 में, तब हमारा इबिटा मार्जिन हुआ करता था 6-7%, जबकि अभी हमारा इबिटा मार्जिन वो भी डबल हो गया, 13-14% की रन रेट पे आ गया है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा और आपकी ब्रांड का नाम बाजार में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो आपको अपने आप ग्रोथ भी आएगा और मार्जिन भी आएगी। और एस्ट्रल जैसी ब्रांड जो पैन इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लेके बैठी हुई है, तो उस जैसी कंपनी के लिए तो ग्रोथ और मार्जिन में इट स्केल के बाद कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। सेम चीज अभी टंकी में भी है, टंकी में भी आज की तारीख में थोड़ा मार्जिन कम है, बट जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, अगर ये 300-400 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद तो यहाँ पे भी काफी अच्छे मार्जिन आएंगे, और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम आगे जाके ग्रोथ भी करेंगे और मार्जिन भी लेंगे। सरदार, ये नल से जल वाली जो स्कीम है, मुझे थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को कि उसमें किस तरह से डिमांड हो रही है, और उसमें पीवीसी और जो आयरन वाले पाइप्स है उसके बीच में किस तरीके से संबंध है। टंकी उसकी वजह से भी बहुत बिक रही होगी, अब पानी आएगा तो लोग स्टोर भी करेंगे, तो मेरे को नल से जल की स्कीम से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और उसमें लोहे के पाइप कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लास्टिक कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, जल से नल में भी ज्यादातर तो प्लास्टिक ही यूज होने वाला है। लोहा तो आजकल बहुत कम यूज हो रहा है और महंगा भी बहुत पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो डिफिकल्ट है। तो जल से नल में ज्यादातर रीजनल प्लेयरों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, रादर देन द नेशनल लेवल के प्लेयरों को इतना ज्यादा लंबा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे प्राइसिंग और क्वालिटी इज द बिग चैलेंज हो रहता है। तो वहां से हम लोगों को बिजनेस आ रहा है, बट इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं आ रहा है, एक रिजनेबल लेवल का बिजनेस हमको आ रहा है। तो आगे जाके भी हमको लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें थोड़ा ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहने वाला है उसके अंदर। तो आप लोग ये कन्विंस नहीं करना कि अच्छी क्वालिटी का सामान लगाएं, वरना बार बार टूटता रहेगा? नो कमेंट्स। ओके, एक सवाल और है सवली सर, आपने अपना बिजनेस ना होम इम्प्रूवमेंट का पूरा एक बड़ा बास्केट बनाना शुरू कर दिया है। टंकी भी है, पाइप भी है, फॉसेट भी है, पेंट भी है, एडेसिव भी है। ये क्या योजना है आपकी? क्यों इतना ज़्यादा आप क्यों फैल रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर और कंपटीशन ऑलरेडी है? देखिए नीरज जी, आपकी एक बार ब्रांड स्ट्रेंथ आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से उससे अलाइड बिजनेस में जब आप जाते हो तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लाइव एग्जांपल है एडेसिव के अंदर, लाइव एग्जांपल है टैंक में। आप बताइए, नई कंपनी है, नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम लोग, और वेरी नेक्स्ट ईयर में हम लोग 100 करोड़ टंकी में कर रहे हैं, एडेसिव में हमने 1000 करोड़ कर लिए। तो एक बार आपकी ब्रांड स्ट्रेंथ बन जाती है ना, तो वो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। दूसरा, आपके पास नेटवर्क, आज की तारीख में एस्ट्रल के पास अगर आप देखिए तो पाइप के अंदर हमारे पास करीबन 1200 डिस्ट्रीब्यूटर है, करीबन 40,000 डीलर है। एडेसिव के अंदर हमारे पास करीबन 1600-1700 डिस्ट्रीब्यूटर है, करीबन 1,50,000 डीलर्स है। तो इतना बड़ा नेटवर्क जब आप लेके बैठते हो, तो आई थिंक एलाइड प्रोडक्ट जो उससे रिलेवेंट होती है वो आराम से बिकती है। तो सैनिटरी वेयर और फॉसेक में भी वही होने जा रहा है कि हमारे 60-65% काउंटर तो कॉमन ही है, जो आज की तारीख में दूसरी ब्रांड का सैनिटरी वेयर और फॉसेक यूज कर रहे हैं। तो हमने अभी जस्ट शुरुआत की, आपको सरप्राइज लगेगा कि हमने 34 शोरूम तो अभी ऑलरेडी चालू हो गए। अभी हमने खाली 4 स्टेट ही ओपन किया है, ज्यादा नहीं किया हुआ है, और 97 शोरूम का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। और हमारा टारगेट है कि मार्च तक हम ये 4-5 स्टेट के अंदर ही, ज्यादा स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पैन इंडिया तो अभी टाइम लगेगा हमको, हम 500 शोरूम रेडी कर देंगे, और वो भी सब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टमेंट से शोरूम बनाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ब्रांड के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे है, ये पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल पे, कंप्लीटली फ्रेंचाइजी मॉडल। तो आप अपने सीओ मॉडल पे नहीं खोल रहे हैं? नहीं, हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एसेट लाइट, सब जिसको जो करना है डीलर ही करेगा, राइट? yes. और वन स्टॉप शॉप आपका कॉन्सेप्ट है कि एक बार दुकान में घुसिए तो फिर सारा हमारा ही से लेके जाइए, राइट? और दूसरा क्या होता है कि एक ही स्टोर के अंदर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो कस्टमर के लिए भी इजी रहता है कि आज उनको पाइप चाहिए, सैनिटरी वेयर चाहिए, फॉसेक चाहिए, सब कुछ एक ही दुकान से मिलता है। तो कोई और नया सेगमेंट जो आप इसी स्पेस में एंटर करने की सोच रहे हो?
टाइल वाइल बनाने के लिए या कुछ और समथिंग? नहीं, अभी तो नीरज जी, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हमारा प्लेटर काफी फुल हो चुका है। अभी 3-4 साल तक तो हमको फोकस करना है, नंबर भी देना है। खाली ऐड करने से दुनिया नहीं चलने वाली है। वी हैव टू डिलीवर द नंबर, क्योंकि हमको हमारे इन्वेस्टर का विश्वास भी जीतना है कि हम जो भी नए प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं वहां पे हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं। आज तक की इतिहास तो एस्ट्रल की फेवर में है, क्योंकि हमने जो भी नई प्रोडक्ट लेके आए उसके अंदर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पर अभी क्या है, रिसेंटली हमने एक साथ 3-4 नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो उसकी वजह से हमको मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी सेट करना है, फोकस भी करना है। तो उसकी वजह से अभी जी 2-3 साल तक नया नहीं ऐड करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे और इसी को ग्रो करेंगे। जी, सावलानी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एस्ट्रल की जो जर्नी थी वो बहुत ही शानदार रही है, और जिस भी प्रोडक्ट में गए फिर उसको उन्होंने बहुत अच्छे से मार्केट को कॉन्कर किया। और स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से इनकी जो डीलरशिप की नेटवर्क है, जो ब्रांड पोजीशनिंग है, उसकी वजह से ये कर पाए। तो अब ये जो 2-3 नए इन्होंने किया ना, पेंट का और टंकी का, हो सकता है या होगा ही आगे इसमें, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये कर पाएंगे। सावलानी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग अगले क्वार्टर में देखेंगे कि आपका इन्वेंट्री लॉस कितना है, क्योंकि वो एक बड़ा सरदर्द सारे पीवीसी या रेजिन्स वालों के लिए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरह से रहता है। थैंक यू सर फॉर इनवाइट। तो एस्ट्रल लिमिटेड और इस वक्त भी थोड़ा सा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नतीजों बाजार थोड़ा सा निराशा हुई है। और जैसा कि सावलानी साहब खुद करें कि अगले क्वार्टर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा इन्वेंट्री लॉस का, इसलिए 4% स्टॉक नीचे। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।